एफआईआर आपके ऊपर दो है, एक तो महिला के साथ छेड़छाड़, दूसरा रोड उखाड़ने की। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि तुकाराम चंद्रोसी ने वो सड़क कुदाल से खोद के उखाड़ा हाँ, सब्बल से ऐसा 9 महीने पहले जिस सड़क को बनाया जा सकता है, क्या उस सड़क को गैती से उखाड़ा जा सकता है? ये और बड़ा सवाल है। गैती से उखाड़ा, और इतना बड़ा बड़ा स्लैब 10-10 फीट 15-15 फीट का स्लैब उखाड़ा जा सकता है। ज्यादातर मुद्दों पे आप तो विजय शर्मा जी को ले आते हो, डिप्टी सीएम ऐसे, विजय शर्मा ऐसे। सरकार में तो कौन है भाई? नहीं तो विजय शर्मा क्या नाम है? केवल विजय शर्मा बहाना है, नेतागिरी में आपको आना है। बताइए अभी का बताओ, अभी का आप चलिए अपने शासनकाल के भूमि भर्ती घोटाले के बारे में बताइए, अभी के घोटाले के बारे में बताइए। आपने आदिवासियों के लिए क्या किया? माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में सर्वाधिक वन अधिकार पट्टा बांटने का काम जो है। ओके, तो नक्सलिज्म को अभी खत्म करना, तो ये आप दोनों को एक साथ कैसे देखते हैं? हिडमा का नाम आपने सुना होगा, बस्तर में हीरो मान रहे हैं उसको। माने हीरो बनाने वाले कौन है? ये भाजपा के लोग हैं, स्वयं गृह मंत्री विजय शर्मा जी हैं। छत्तीसगढ़ के लोकल जो नक्सली थे, वो सारे नक्सलियों का इनकाउंटर किया गया है, और जो अन्य प्रदेश के नक्सली थे उनको छत्तीसगढ़ में लाकर पुनर्वास नीति के तहत में उनको सरेंडर कराया गया है। हिडमा को अगर आपने मारा और सरकार हिडमा को मारने को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो उस हिडमा का अंतिम संस्कार जो है सरकारी पैसे से कैसे किया गया? आप एक हिडमा मार दिया, लेकिन आपके सामने हजारों हिडमा के जो औलाद है वो डीजे बजाकर रैली निकाल करके हिडमा के पक्ष में खड़ा होने की बात कर रहे हैं। क्या छुपाना चाह रहे हैं? सच्चाई क्या है? गौ माता का एक्सीडेंट हो गया, अनजान ट्रक वाले ने उनको ठोक के निकल गया। 2 गौ माता का एक्सीडेंट हुआ था, दोनों को हमने पिकअप में डाल के हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर से बात हो रहा है, बोल रहे भैया मैं आ रहा हूं। वहां के जो कर्मचारी हैं उनसे बात हो रहा है, भैया मैं आ रहा हूं। 2 मिनट बाद मोबाइल बंद, किसी का कोई फोन नहीं। अब क्या करें? गुस्से से इतना आग बबूला हो गया था उस समय। वहीं पे गौ माता का गोबर पड़ा था और माननीय मुख्यमंत्री जी का पोस्टर था, उस पोस्टर में गोबर उठा के उनके मुंह में पोत दिया। मैं बोला मुख्यमंत्री जी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा है, तो मैं गोबर से इनके मुंह में लगा देता हूं, शायद इनको सद्बुद्धि आ जाए। जिस गौ का नाम लेके आप सत्ता में आए हो, सरकार में आए हो, आज वही गौ माता को छोड़ दिए हो आप लोग मरने के लिए तड़प तड़प कर सड़क में। विजय शर्मा के साथ एकदम एग्रेशन, उनको टारगेट भी कर रहे हो। दूसरी तरफ भावना वोरा, उनके साथ सॉफ्ट राजनीति, नहीं सरेंडर। हो सकता है ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आपको दिया गया हो कि आप ये सवाल तुकाराम जी पूछे। मेरे इससे पहले कि आप पॉडकास्ट देखे हैं जहां पे मैंने प्रशासनिक आतंकवाद का क्वेश्चन उठाया था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी को। बिल्कुल, तो उस समय क्या आपने दिया था मेरे को क्वेश्चन या कांग्रेस पार्टी ने दिया था? बाकी सब ठीक है, जद का भी गड्ढा आप मन अभी देखा तो जा की वीडियो बना दो, तो आपके सरकार में ये गड्ढा नहीं रही से, मतलब जो भी गड्ढा हुआ है वो 2-2.5 साल में हुआ है। ये सवाल मोला लगता है कि विजय शर्मा ने तय पूछा था, या तो विजय शर्मा जी के तौर पास मैसेज आया वही, या वो तो फोन करके पूछे कि तुकाराम आई तो ये सवाल पूछ में मोबाइल एक चेक कर ले। नहीं भाई, ये सवाल पूरी तरीके से भाजपा के या विजय शर्मा जी के सवाल है। मोला आपके साथ में ये शो नहीं करना है। का वीडियो वो समय में काबर नहीं आया? बने भाई, पहली भी बने पूरी तरीके से शो जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के इशारा में चलने वाला शो है। ऐसा में आपसे कोई बात नहीं हो सके। मैं ये शो आपके साथ नहीं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट पॉडकास्ट शो द पीए शो, और मैं हूं आपका होस्ट रोहित सोनी। हम बहुत पॉलिटिशियंस का पॉडकास्ट करते हैं, आप देखते भी हैं, अलग अलग कैटेगरीज में पॉडकास्ट करते हैं, लेकिन आज के जो पॉलिटिशियन हमारे गेस्ट के रूप में आए हैं, उन्होंने राजनीति की परिभाषा को बदल दिया है। पुरानी पॉलिटिक्स की जगह नई पॉलिटिक्स ने अब ले ली है। लाखों करोड़ों लोग उनको देखते हैं और उनके पैमाने को देखते हैं कि राजनीति कैसे करनी चाहिए। और जो कवर्धा जगह है, जिसे धर्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है, और कहीं ना कहीं वहाँ से बड़े पॉलिटिशियन छत्तीसगढ़ के अभी हाल ही में विजय शर्मा डिप्टी सीएम हैं और वहाँ के नाम से कवर्धा को जाना जाता है, तो उनको जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं, यहाँ तक कि एग्रेशन से फेल भी कर रहे हैं, ऐसे गेस्ट यहाँ पे मौजूद है। नाम आप समझ गए होंगे, तुकाराम चंद्रवंशी जिसका नाम है। पॉडकास्ट में हम स्वागत करते हैं भैया। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। भाई किसने करना है भैया, छत्तीसगढ़ी में करोगे हिंदी में? ज्यादा अच्छा लगी कि छत्तीसगढ़ी में करी? अच्छा,
दोनों में मैं कंफर्टेबल हूँ। बिल्कुल, दोनों में कर सकता था, कहीं की दिक्कत नहीं है। ठीक है, हिंदी में भी करबो ताकि ये बात राष्ट्रीय लेवल तक जाए, बिल्कुल और छत्तीसगढ़ी में ताकि राज्य स्तर में अच्छा से वायरल हो। बिल्कुल। भैया ऑडियंस मन हाँ बहुत सोचत है, तुकाराम भैया करत का है, राजनीति करत है, पत्रकारिता करत है, राजनीति के परिभाषा ल बदल दे है, इतना वीडियो बनाना, वो भी आमतौर पर ट्रैक्टर चला थे, कभी दिन सड़क ला उखाड़त है, कभी दिन रोड में पानी में बैठ के विरोध प्रदर्शन करत है। तो नेतागिरी है, पत्रकारिता है, पहले तो इला क्लियर करो। भाई देख, मोर मूल काम है, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, तो पॉलिटिक्स में आए एकर से जनता के हक और अधिकार के लड़ाई लड़ सकी। ओखर जेन बात है, जरूरी नहीं है कि सब जगह आम आदमी बोल पाए या अपन बात ला मुखरता के साथ में रख पाए। तो मोर ये प्रयास रही थे कि जहाँ मैं जिन चीज़ देखा तो कि ये जगह में गलत हुआ थे, तो वो चीज़ ला तत्काल वही में खड़े खड़े उठाना है। अब लोगन कई एक प्रकार के बात करते, कई लोगन करते कि ये तो पत्रकार साथी मन की थे, ये तो हमरे पेट में लात मारे लगे। हाँ, वही तो मैं भी वही कहा तो नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। पत्रकारिता में आना कोई उद्देश्य नहीं है। मोर उद्देश्य केवल लेके है, आधुनिकता के युग में है, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मीडिया या हर एक जगह में मीडिया के साथी नहीं पहुंच पाते किसी कारण से, अगर वो कवरेज नहीं हो पाते या वो प्लेटफॉर्म वो समस्या ला लोगन ला नहीं मिल पाते, तो हमारे पास में एक सबसे अच्छा साधन और संसाधन अगर कोई चीज़ है तो हमारा सोशल मीडिया अकाउंट है। सोशल मीडिया अकाउंट में हमन जतका ज़्यादा हो सके लोगन ला धरातल के चीज़ ला दिखाई और जनता तक पहुँचाई, इसे उद्देश्य रही थे। वही उद्देश्य के साथ में मैं अपन काम करत हूँ। कवर्धा के लोकल क्रिएटर्स मन के भी अतका फॉलोअर्स नहीं है, तो कहाँ से काम करी हो मन? नहीं भाई, ये जनता के प्यार है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप जनता के लिए काम करहू तो जनता आपला वो चीज़ वापस दे ही। जनता जनार्दन होते, भगवान के स्वरूप है। अगर आप भगवान के लिए अगर काम करत हो तो भगवान के आशीर्वाद तो मिलबे करी। वो इसने जनता मोर लिए भगवान है, ओखर आशीर्वाद मोला प्रत्यक्ष रूप से मिला थे, जेकर से सोशल मीडिया में बात प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से भी देखे ला मिलते कि लोगन के स्नेह और दुलार और सराहना भी जेन मिलते। कोई जगह गलती भी अगर हमन करत हन तो वो गलती ला भी लोगन बताते कि हमारे से कोई जगह त्रुटि हो है, वो भी अगर हमन किसी सोशल मीडिया कमेंट के माध्यम से या कोई आदमी व्यक्तिगत रूप से भी फोन करके बतावत है, तो ओला सुधारे के प्रयास भी अपन तरफ से हमन करती। मैं एक बात कहूँ कि ये ज़्यादातर लोगन ला गुमराह करे के काम अब ओला कैसे कर रहे हैं कि तुकाराम ला कुल मिला के रोकना है कि धरातल के जिन सच्चाई है वो लोगन के सामने मत आवे। तो ये जिन भाजपा के नेता के कूटनीति है, प्रोपोगेंडा फैलाना, लोगन ला बदनाम करना, तो अब वो उखर मन के एक कूटनीति है जिन ये कहते कि तुकाराम राजनीति छोड़ के अब वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़े थे, पत्रकारिता करत है, वीडियो बनाते, लोगन ला गलत चीज़ दिखावत है, बहकावत है, गुमराह करत है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन है उन अपन प्रोपोगेंडा में पास नहीं होते, जनता उनला नकारत है। जनता काबर सच्चाई जनता ला समझ आ चुके हैं कि तुकाराम चंद्रवंशी सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बना के और धरातल के बहुत ज़्यादा एडिटिंग वाले कोई काम नहीं है, जो है वही है, जो है आपके सामने है। प्रत्यक्ष की प्रमाणम वाले कहानी है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो इसने चलत है। अब बोलो भाजपा के नेता कौन तरीके से लोगों ला प्रदर्शित करत है, अभी में बहुत ज़्यादा बोले की जगह नहीं है। कतका जन की टीम है आपके? सुबह सुबह तैयार होके जाते हो, सुबह सुबह की वीडियो आ जाते हैं भाई? मोला सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कहीं भी पता चलते, कोनो मैसेज कर दीजिए या कॉल कर दीजिए, भैया दे जगह में देन समस्या है, और तो मैं तो फिर संगवारी मतलब आसपास के जिन साथी है, जिसे अपन कोनो गांव में गेन तो वो क्षेत्र के जतका भी हमारे संबंधित कांग्रेस पार्टी के नेता है, पदाधिकारी है, या हमार संगवारी भाई मन है, युवा मन है, उनला खबर करता हूँ कि भाई मैं आवत हूँ गाँव में, दे समस्या है, एक बार चलबो, जाके देखबो, फिर समस्या ला सुनबो का कैसे मामला है। तो मोला रात के 1 बजे भी फोन आवत है तबो मैं उठ के चल देता हूँ, रात के 2 बजे भी फोन आवत है तबे उठ के चल देता हूँ, बिहनिया 9 बजे भी फोन आते तबो मैं उठ के चल देता हूँ। जतका बे फोन आई सोत के बे धर ठेंगा उठ रेंगा वाले कहानी है, जतका मन करी सतका बे चल दे जहाँ लोगन के जन समस्या आवत है। जनहित समस्या के निवारण करे बर तुकाराम चंद्रवंशी जाते कि कांग्रेस पार्टी के सिपाही जाते हैं वहाँ पर? अब मैं व्यक्तिगत रूप से तुकाराम चंद्रवंशी कम, बल्कि कांग्रेस पार्टी के अदना सा सिपाही के रूप में जाता हूँ। और हर कोई ला ये बात
स्पष्ट रूप से पता है कि तुकाराम चंद्रवंशी एक कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के छाप मोर ऊपर में लगे हैं, और मेरे लिए गर्व की बात है कि कांग्रेस की छाप मोर ऊपर में है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हो आप जी। जो भीड़ वहाँ देखेल मिल थे वो पार्टी की तरफ से आते कि लोगन मन खुद है गरीब मन वहाँ पे सकला थे? कहाँ पे? जहाँ भी आप मन के कार्यक्रम रही थे, जहाँ भी आप मन संबोधित करते हो कि यहाँ सड़क होना चाहिए, इंजीनियर ला बुला था वहाँ पे कि तोर घर में ऐसे करबो तो ठीक रही का, एकर जवाब दे कौन है, कौन एकर जिम्मेदारी ली। तो जतका वहाँ भीड़ सकला रहे थे, वो भीड़ आखिर पार्टी के द्वारा बुलाए जाते कि लोगन मन खुद सकला थे? भाई एला भी अगर कोनो कुछ बोलत हो तो मैं नहीं की सकूं। आप मोर एक वीडियो देखे हो कि कवर्धा के बाईपास रोड है, वो बाईपास रोड में कीचड़ में घुटना भर कमर भर कीचड़ में मैं बैठे रहे हूँ। तो उनमें कांग्रेस के मोर साथ में मैं और एकाध और कोई कार्यकर्ता साथी रहीन, ओकर अतिरिक्त जतका आदमी वो कीचड़ में बैठे रहे, 8 साल के बच्चा से लेके 70 साल के महिला तक के वो कीचड़ में मोर साथ में बैठे रहे। तो महिला तो कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं हुई, 8 साल के बच्चा तो कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं हुई। कोई जगह में वास्तव में जिन आदमी ला जरूरत है, आदमी अपन हक और अधिकार पर अब निकले चालू करत है, बोला थे। अब ओला ये भाजपा के लोगन जिन है ओला भी कांग्रेस के कार्यकर्ता बतावत है या पैसा से लाए हुए भीड़ बतावत है। काहे पैसा दे के भीड़ बुलाए के काम ये जिन है भाजपा के लोगन मन के है, और वो चीज में इधर मन के महारत हासिल है। तो हर वो व्यक्ति ला वही चश्मा से मन देखना पसंद करते। मैं ये कहता हूं कि जहां जनहित के मामला है और जनता ला तकलीफ है, आवाज तबे उठी जिनमें धुआं निकला थे, वो जगह में भाई आग लगे हुए तबे धुआं निकला थे। आवाज अगर उठ गए है जनता के, आप नहीं सुना तो कोनो जायल लगी ना भाई बात करेला। जनता अधिकारी के साथ में नहीं बात कर पाते, आप जाओ तो अधिकारी डरवा दो। मैं आप लोग वो विजुअल दिखाऊं, स्थिति ऐसे रही कि वो में 500-700 मीटर के वो सड़क है, 500-700 मीटर के सड़क में 3 बड़े बड़े अस्पताल है। अस्पताल के एम्बुलेंस भी वो गड्ढा में फंस जाते रही, बड़े बड़े ट्रक निकलते, स्कूल के गाड़ी तो जायल बंद कर दे रही, लड़का मन के स्कूल आना जाना बंद हो गई रही। वो मोहल्ला में कोकरो घर में कोई कार्यक्रम होते, आयोजन होते, तो आदमी घर में रहना पसंद नहीं करते, इतना बदतर स्थिति रही। और में फिर नेता मन की अलग अलग बयानबाजी। मैं ये कहता हूँ कि सरकार आपके है, जिम्मेदार पद में आप हो, आपला वो चीज ला देखना चाहिए। हमला कोनो जगह में मोला कीचड़ में बैठे के शौक नहीं है, या कोनो आदमी आपला शौक है कीचड़ में बैठे? मैं एक चीज बताऊं, हिंदी में बोला था, उससे पहले मैं नहीं जान रहा था आपके बारे में उतना ज्यादा जी। लेकिन कीचड़ में जब आप बैठे, क्या फितूर था दिमाग में कि सभी को लेकर के कीचड़ में बैठ गए। तो मैंने कनेक्ट किया कि राजनीति में उतरना है तो कीचड़ में जाना है। क्या है ये मतलब कि ऐसे बोलते ना कि राजनीति में उतर के राजनीति के कीचड़ से मतलब कीचड़ साफ करके हम काम करें तो ज्यादा अच्छा, ऐसे कई लोग नेता लोग बोलते हैं। तो ये कीचड़ में जाने वाला नेता है कौन? ये आखिर कीचड़ में साबित क्या करना चाहते इतने लोगों को ले जाके? और कीचड़ में बैठ करके ऐसा नहीं लगा कि सब लोग क्या सोचेंगे? किसने आइडिया दिया? खुद की दिमाग का फितूर था, क्या था? मैं वो कोई प्री प्लान कुछ भी नहीं था। मैं उस रास्ते से गुजर रहा था और कवर्धा शहर ना घुस के बाहर अगर जाना हो, रायपुर अगर जाना हो कुछ हो, तो मैं देखा कि वो गड्ढे 2-3 बार मैंने संबंधित अधिकारियों को इस बात की सूचना दिया था कि गड्ढे बड़े बड़े हो गए हैं, आप रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। और कुछ नहीं, मैं नहीं कह सकता कि रातों रात डामरीकरण तो हो नहीं सकते इसके। तो जो गड्ढे हैं, बड़े गड्ढे हैं, वो गड्ढे भरे जाए, गड्ढे भरवा दीजिए। उनकी लापरवाही थी कि नाली भी खोद दिया सड़क में, अब नाली खोद दिया, निकासी, पानी की निकासी की कोई व्यवस्था है नहीं, सड़क भी आपने उखाड़ दिया। जो पहले हल्का फुल्का डामर था, पहले सड़क उखाड़ लिया, उसके बाद चारों तरफ के नाली खोद दी। अरे भैया, अगर आपने या तो पहले नाली बना लो या फिर सड़क पहले खोद लो, दोनों में से एक काम करना चाहिए था। सड़क ऊपर बना दो तो पानी की निकासी जो है ऑटोमेटिक हो जाएगी, किसी न किसी रास्ते से वो निकल जाएगा। अब पानी की निकासी की कोई जगह ही नहीं है, पानी सड़क में भर रहा है, गिट्टी मटेरियल जो भी डाल रहे हो, गाड़ियां चल रही है, वो गड्ढा ऊपर गड्ढा होते जा रहा है। गड्ढे इतने बड़े बड़े जानलेवा गड्ढे हो गए थे, तालाबनुमा गड्ढे थे। मैं गुजर रहा था वहां से, अचानक मुझे किसी प्रोग्राम में रायपुर जाना था, लेकिन मैंने जब वो गड्ढा देखा, 2-3 बार हिदायत देने के बावजूद भी अधिकारी नहीं चेत रहे थे, तो केवल जमीनी सच्चाई दिखाने के लिए और उन अधिकारियों को यह बताने के लिए कि जो अधिकारी नीचे काम कर रहे हैं, चाहे वो सरकार के बैठे लोग हों, उनको किस तरीके से गुमराह किया जाता है और वास्तविक जो चीजें होती है
उससे लोगों को ध्यान कैसे हटाया जाता है, मैं उस ध्यान को खींचने के लिए उस गड्ढे में मैंने तत्काल अपने साथी को कहा कि भाई लोअर टी शर्ट फटाक से घर से लेके आओ। तो वो मेरे साथ का जो साथी था वो फटाक से लोअर टी शर्ट लेके आया। वहीं बाजू में एक कौन सा कपड़ा पहने हुए थे उस समय आप? मैं उस समय नॉर्मल पैंट शर्ट में ही था। तो उसी में चले जाना था, लोअर टी शर्ट का क्यों मैं मजाक खाली किया? पैंट जीन्स चेंज किया था, जीन्स और शूज चेंज किया था, ऊपर लोअर डाला, टी शर्ट तो मैंने वही पहना हुआ था जो घर से पहन के निकला था, वही टी शर्ट पहना हुआ था। खाली मैं लोअर चेंज किया, जीन्स चेंज किया, और उसके बाद में जो साथी थे उनसे आपस में मोहल्ले वालों से बातचीत करते करते मैं लोगों को कहा कि मैं इस गड्ढे में बैठने वाला हूं, आप बैठोगे क्या? आप मेरे को समस्या बता रहे हो और अपनी समस्या के लिए अगर आप तैयार नहीं होगे तो बाहर से कोई आदमी नहीं आएगा भाई आपकी समस्या को सुनने के लिए। आपको अपनी समस्या के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। और मैं तो हर मंच में इस बात को कहता हूं, जहां अपने हक और अधिकार की लड़ाई होती है वहां पे किसी को निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनका जमीर जिंदा होता है वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई में कूद पड़ते हैं। ये बात मैंने उनको कहा, और उसके बाद में जितने लोग उस मोहल्ले में मौजूद थे, चाहे वो महिला हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सारे के सारे लोग मेरी बात से सहमति जताते हुए कहा कि भैया अगर तय बैठबे एक गड्ढा में तो तोर ले पहली हमन बैठबो करके खुद ही गड्ढा में उतर गए थे वो लोग। वो अगर गड्ढे में उतर गए तो मैं फिर उनके साथ में जाके बैठ गया गड्ढे में। अपने साथियों को बुलाया, मैं विजय शर्मा जी का पोस्टर लेके आओ, और पोस्टर लेके फिर बैठ गए गड्ढे में। अब स्थिति देखिए, इतने दिन तक वो गड्ढे नहीं भरे जा रहे थे, वो गड्ढे इतने दिन तक नहीं भरे जा रहे थे। वो गड्ढे तब भरे गए जब हम पोस्टर लेके वहां पे महिलाओं के साथ में, बच्चों के साथ में, मोहल्ले वासियों के साथ में जब उस रोड में बैठे, तब अधिकारी भाग के आए। मैंने कहा अब गड्ढे बाद में भरना, पहले आप अधिकारी हो, आपको ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती है। आप एक बार, मैं जिस कीचड़ में बैठा हूं, जिस गड्ढे में हूं, आप उस कीचड़ में आइए जिस हालत में आप ऑफिस पहुंचे थे, आप आइए नीचे उतरिए। मैंने उनको कहा, वहां पे एसडीओ थे, इंजीनियर थे, तहसीलदार साहब थे, और पुलिस के जो अधिकारी थे वो भी वहां पे थे। मैंने उनका कहा सबके सब यहां पे आइए। अगर जनता को आपने मजबूर किया है इस कीचड़ में रहने के लिए तो यहां आप भी उतर के देखिए क्या स्थिति है। फिर वो लोग निवेदन करने लगे कि भैया उठ जाओ भैया। मैंने कहा अब दिन में, महीने में बात नहीं होगी, घंटे में बताइए गड्ढा कब भरा जाएगा, घंटे में बताइए। अब बोले तब तक नहीं उठूंगा यहां से जब तक ये गड्ढे नहीं भरे जाएंगे। फिर पीछे से जेसीबी आ गया, अधिकारी जो है सामने खड़े थे। हम गड्ढे में तब तक बैठे रहे जब तक वो गड्ढे ना भरा गया हो। जिस गड्ढे में बैठे थे वो अंतिम गड्ढा था। मैंने कहा शुरुआत से गड्ढा भरते लेके आइए, और तब तक नहीं उठूंगा जब तक ये सारे गड्ढे नहीं भर जाएंगे। वो पूरे गड्ढे भरते हुए लेके आए, और जहां जिस गड्ढे में हम लोग बैठे थे पूरे मोहल्ले वासी, वहां जब पहुंचे तब जाके हमने उठा और वो फिर गड्ढे पे भरे गए, और मेरे सामने पूरे गड्ढे भरे गए थे, तब जाके मैं उस सड़क को छोड़ा था। तो मैं ये कहता हूं कि क्या भाजपा के नेताओं को वो दिखाई नहीं दिया? क्या विजय शर्मा जी उस रोड से नहीं गुजरे होंगे? क्या सांसद जी उस रोड से नहीं गुजरे होंगे? क्या भावना वोरा जी विधायक नहीं गुजरे होंगे? नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सारे जनप्रतिनिधि हैं। क्या उनको वो चीजें नहीं दिखाई दी कि जनता किस समस्या से वहां पे गुजर रही है? तो वो मुझे दिखा, गांव वालों की, मतलब मोहल्ले वालों की जो समस्या थी, रुका वहां, बातचीत किया। मैंने कहा बैठते हैं, और मेरे गड्ढे में बैठने से, मोहल्ले वासियों के साथ में बैठने से अगर 10 मिनट में वो गड्ढा भरा गया तो उसमें बुराई किस बात की है और हर्ज किस बात का है, आपत्ति किस बात की है? मेरे गड्ढे में बैठने से नफा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ? तो नुकसान भारतीय जनता पार्टियों को, नेताओं का हुआ है क्योंकि वो एक्सपोज हुए हैं, और नफा अगर किसी का हुआ है तो उस क्षेत्रवासियों का, उस मोहल्ले वासियों का हुआ है। तत्काल गड्ढे भरे गए भाई। तो मैंने देखा कि जनता की जहां समस्या का समाधान त्वरित किया जा रहा है तो बैठना उचित है। तरीके को अपना लिया फिर आपने? बिल्कुल। उस गड्ढे में बैठने के बाद में विजय शर्मा जी का बयान आ गया शाम को कि ये कांग्रेसियों के द्वारा बनाया हुआ गड्ढा है, उसमें उनको बैठना नहीं, लेट जाना चाहिए, उनको मुंह छुपाना चाहिए। मैंने उनके जो स्टेटमेंट था उसको चैलेंज स्वरूप लिया, और उनके चैलेंज को स्वीकारते हुए 15 दिवस के भीतर पौड़ी में जो बड़े बड़े गड्ढे थे, मैं उस गड्ढे में लेट कर तैरना शुरू कर दिया। ये सरकार के लिए आईना था। आपने कहा, हमने स्वीकार कर लिया। अब आखिर कब तक, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आखिर कब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है पूर्ववर्ती सरकार को कोसती रहेगी? एक बात बताइए,
ये गड्ढे अभी 2-2.5 साल में हुए हैं कि पहले आपकी सरकार थी तब भी थे? कांग्रेस की सरकार थी, गड्ढे होते थे, हम देखते थे, हमको ऐसा लगता था कि यहाँ पे गड्ढा हो गया, चलने में आसानी, नई तकलीफ हो रही है लोगों को। सामने खड़ा होकर अधिकारियों को बुलवा के वो गड्ढे भरे गए हैं हर जगह। और मोस्टली जगह जहां मैं देखा हूं, मुझे जो चीजें दिखी है और जहां से शिकायत मुझे मिली है, जहां मैं पहुंच पाया हूं, यथा योग्य यथा संभव, मैं वहां पे मेरी कोशिश ये रहती है कि अधिकारी को उस बात की सूचना दो, तत्काल फोटो वीडियो बना के उनको भेजो और समस्या का निराकरण ये करिए। कैसे पॉसिबल है कि कांग्रेस की सरकार थी तब सब जगह गड्ढे सही थे भाई तुकाराम रोड पर नहीं उतरे, पानी में नहीं लेटे? देखिए, ये मैं आपको एक बात स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं। हाँ। नीचे जो जनप्रतिनिधि बनते हैं काहे के लिए बनते हैं? जरूरी नहीं है कि आपका विधायक हर जगह पहुंच जाए, जरूरी नहीं कि मंत्री जी हर जगह पहुंच जाए, जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री जी हर जगह पहुंच जाए, हम कहते भी नहीं है। आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर में आपके कार्यकर्ता हैं, तो बूथ स्तर के कार्यकर्ता क्या सिर्फ चुनाव में वोट दिलाने के लिए हैं, जनता की समस्याओं को बताने के लिए नहीं है? कांग्रेस की सरकार थी तब भी मैंने किया है। आप किए? बिल्कुल किया है, ये जिम्मेदारी के साथ। आपको विरोध आपने? बिल्कुल विरोध नहीं। हाँ। मैं तब भी गड्ढे भरने की बात थी। हाँ। गड्ढे भरने की बात आपने कही है। मैं एक नहीं कई एक विजुअल्स है मेरे पास में। कांग्रेस की सरकार में मैंने एक इनको बोला एनएच वाले अधिकारी को, तब एनएच के अधिकारी, दो मामला जुड़ता है। पौड़ी से पहले जो सड़कें हैं वो जो है रायपुर एनएच के अधीनस्थ आता है, और पौड़ी की बात की जो सड़कें वो बिलासपुर एनएच का आता है। तो मैंने एक बार, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में मैंने उन अधिकारियों के मुंह में तमाचा मारने के लिए, उनको चुनौती देने के लिए अपने पैसे से गड्ढे भरवाए थे। नहीं, मेरा अपने पैसे, उस समय भी आप अगर चाहें तो मेरा पुराना फीड अगर देखेंगे तो वो आपको वीडियो मिल जाएगा। जो विरोध, जो क्रांतिकारी राजनीति आप अभी कर रहे हैं, उस समय क्यों नहीं किए? आपकी सरकार में जब गड्ढे थे तो आपको बनाना था वीडियो वहां पर भी। लोग सोचते हैं कि हाँ यार, अपनी सरकार के खिलाफ भी उतर गए रोड पे। आप मुझे समय दें, हाँ। तो अभी आप अपने मोबाइल से सर्च कर लीजिए, मेरे चाहे वो इंस्टाग्राम अकाउंट हो, चाहे वो फेसबुक अकाउंट हो, आपको पुराने वीडियो मिल जाएंगे जिसमें मैं गड्ढे में उतर के, गड्ढे खुद हाथ से मटेरियल खींच के, ट्रैक्टर चला के मटेरियल लाके जो है वो गड्ढे भरे हैं। दिखा दो, मैं आपको लाइव पॉडकास्ट में, मैं बिल्कुल दिखाता हूं आपको। ये वीडियो है, ये आप देख लीजिए कि मैं गांव वालों के साथ में कीचड़ में उनके साथ में चल रहा हूं, और ये कांग्रेस की सरकार की समय की थी। ऐसा नहीं है कि मैं आज ये चीजें, आज भाजपा के शासनकाल में ये बात कर रहा हूं, कांग्रेस के शासनकाल थी तब भी, क्योंकि मैं उस समय जनप्रतिनिधि था। मैंने पौड़ी के ही जो गड्ढे हैं, वो गड्ढे स्वयं सामने खड़ा होकर एक बार नहीं 4 बार वो गड्ढे भरवाए हैं तत्काल में। खड़ौदा के पास में निकासी की जगह नहीं थी, हाईवे था, धर्म साहू बीजेपी के नेता है, उनके राइस मिल फैक्ट्री है, वहां पास के गड्ढे मैंने सामने खड़ा होकर भरवाए हैं। मटेरियल नहीं आ रहा था, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे थे, तो केवल उस अधिकारी को जगाने के लिए, विभाग को जगाने के लिए अपने घर से ट्रैक्टर मटेरियल लाके खुद ही वहां पे काम करके वो गड्ढे मैंने भरे थे। ये कांग्रेस की शासनकाल में किया है। ऐसा नहीं है कि मैं ये प्रोपेगेंडा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य यह है कि जनता को लाभ कैसे हो, तत्काल में वो सुख सुविधाएं कैसे मिल सके। ज्यादातर मुद्दों पे आप तो विजय शर्मा जी को ले आते हो, डिप्टी सीएम ऐसे, विजय शर्मा ऐसे। सरकार में कौन है भाई? नहीं तो विजय शर्मा क्या नाम है? केवल विजय शर्मा बहाना है, नेतागिरी में आपको आना है, ये है क्या? नहीं, नेतागिरी में तो मैं पहले से हूं। नहीं, सुदृढ़ तरीके से, किसी भी तरह से नहीं। कवर्धा, मेरा पंडरिया उद्देश्य में केवल एक है। हाँ। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, अभी सरकार में कौन है और सरकार के बड़े पद में कौन है, किसको, किनके पास में जिम्मेदारी है। विजय शर्मा जी के पास न केवल गृह विभाग बल्कि पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास की भी जिम्मा है, उनके पास में वो मंत्रालय है। तो वो मंत्रालय क्या वो ताजपोशी करने के लिए लेके बैठे हैं? काम नहीं करेंगे, वो काम करने के लिए नहीं है। जनता का हित उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जनता गड्ढे में बैठे रहे, जनता बिना लाइट के चलते रहे, जनता को पानी की समस्या। थुहाडी एक गांव है, माननीय मंत्री जी का गांव है, आपके पॉडकास्ट में इस बात को जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। थुहाडी ग्राम है मंत्री जी का, माननीय विजय शर्मा जी का। उस गांव में पेयजल की समस्या है। उस गांव में जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत में जो काम किए हैं, वो पाइपलाइन बंद है, टंकी बंद है। माननीय संतोष पांडे जी का गांव है दरिगवा दार गांव, वहां पे पेयजल की समस्या है। और ये जो भाजपा के लोग लगातार माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, मोदी जी की गारंटी से घर घर तक पानी पहुंचाने की बात, अब मैंने आपको प्रमाण के साथ कह रहा हूं। तो भाई ये कहना, मैं विजय शर्मा जी के तवे में रोटी रख के सेकने का प्रयास नहीं कर रहा हूं।
मैं जनता ने मुझे पहली बार मैं जिला पंचायत का सदस्य बना था, तो जनता ने मुझे प्रचंड बहुमत से मुझे अपना आशीर्वाद देके विजयी बनाया था। तो मेरा उद्देश्य है, मैं गांव की समस्या को, गरीबी को, तकलीफ को बहुत करीब से देखा हूं। गांव में रहने वाला साधारण परिवार का लड़का हूं, तो मैं, अगर जनता नहीं उठा रही है तो मैं उठा रहा हूं उस चीज को, तो आप उसको राजनीतिक चश्मे से क्यों देख रहे हो? आप ये क्यों नहीं देख रहे हो तुकाराम अगर कोई बात उठा रहा है तो उस समस्या का निवारण करने से क्या सिर्फ तुकाराम का फायदा होगा? क्या तुकाराम चंदौसी उस सड़क में चलेगा? अरे लाख हजारों जनता है जी, जिसने आपको वोट दिया है, उस सड़क में चलने के लिए मजबूर है कीचड़ में। तो वहां सिर्फ तुकाराम का फायदा नहीं भाई, आम जनता का फायदा है। और आम जनता के लिए तुकाराम चंदौसी गड्ढे में बैठ रहे हैं। सड़क अगर पाटने की जरूरत किसी जगह में पड़ रही है तो मैं जनता की तकलीफ को देख के कर रहा हूं। मुझे अगर गुजरना होता तो मैं भी विजय शर्मा जी की तरह बाईपास पकड़ के निकल जाता, संतोष पांडे जी की तरह बाईपास पकड़ के निकल जाता, या हेलीकॉप्टर में उड़ के आ जाता। मैं तो जनता के लिए देख के कर रहा हूं ना, कि मेरे अगर बैठने से, मेरे एक छोटे प्रयास से अगर समस्या का निराकरण त्वरित अगर हो जाता है तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अब वो चीजें भाजपा के नेताओं के पेट में दर्द पैदा करता है कि भाई साहब, इसको जनता का खूब आशीर्वाद मिल रही है, जनता के लिए काम कर। क्यों नहीं भाई? जिम्मा आपको मिला है, आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो मंत्रालय क्या सिर्फ घर में सजाने के लिए है? काम नहीं करोगे जनता के लिए? छत्तीसगढ़ में भी विपक्ष में अगर सबसे ज्यादा जो भड़कते हुए नेता दिखते हैं कांग्रेस में, उनमें से आप हो। सड़क पे भड़क जाते हो, चलता है। धान मंडी में आप ट्रैक्टर लेके जाते हो, चलता है। सब चलता है। सड़क को उखाड़ देते हो, चलता है। एफआईआर भी हो जाती है। लेकिन विजय शर्मा को किसी मीडिया के कार्यक्रम में, वहां भी आपका एग्रेशन। तो ये एग्रेशन की राजनीति कि लोग फॉलो करेंगे, युवा लोग फॉलो करेंगे, ये वाली बात है क्या? नहीं। मेरा ऐसा कोई ध्येय, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा ये कहना है कि अब मैं आपके सामने शो में बैठा हूं, मैं इस शो में बैठ के झूठी बातें आपसे नहीं कर सकता, झूठी दिलासा नहीं दे सकता, वो जब सामने पब्लिक बैठा हो। क्योंकि मैं अगर झूठ बोलूंगा तो मेरे सामने सवाल उठाने वाले लोग होंगे, और मैंने वही किया। विजय शर्मा जी मंच में बैठे थे, सांसद जी मंच में बैठे थे, विधायक जी मंच में बैठे थे, वो सवाल का जवाब दे रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि माननीय महोदय जी, आप बताइए अपने शासनकाल का पुलिस भर्ती घोटाला के बारे में। मैं वही जानना भी चाह रहा था कि उसके पीछे का क्या, क्यों भड़क गया वहां पे? पूरा एग्रेशन दोनों तरफ से एकदम दो तलवार आपस में लड़ गई। देखिए, मैं विजय शर्मा जी से मैंने सवाल किया कि मैंने कहा कि आप अपने शासनकाल के पुलिस भर्ती घोटाला के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो? अभी सरकार में आप है, आखिर कब तक पूर्ववर्ती सरकार को कोसते रहेंगे? क्या 5 साल आप भी कोस के गुजार देंगे? जिस गलती को पूर्ववर्ती सरकार ने किया, क्या उस गलती की पुनरावृत्ति आप भी करेंगे? मैंने कहा कि बीजेपी शासनकाल में पुलिस भर्ती हुआ है, पुलिस भर्ती घोटाला हुआ, पुलिस भर्ती घोटाला के बारे में क्यों नहीं बताते? पुलिस भर्ती घोटाला के बारे में बताइए। लाखों युवाओं ने फॉर्म भरा है, लाखों युवाओं ने उम्मीद के साथ में फॉर्म भरा है, क्या हुआ पुलिस भर्ती घोटाला? बताओ, क्यों नहीं बताते? तो बोले बताता हूं। बताने के बाद जवाब कैसा दिए कि 950 जो है एसआई की भर्ती कांग्रेस शासनकाल ने निकाली थी, लेकिन 5 साल में नहीं भरा। मैंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल की नहीं भाई, अभी आप सरकार में हो, आप अपने शासनकाल के पुलिस भर्ती घोटाला के बारे में बताइए। वो अच्छी बात है कि आपने 950 पुलिस भर्ती की प्रक्रिया पूरी की है, बधाई के पात्र है, लेकिन ये पुलिस भर्ती घोटाला हुआ है, इसके बारे में बताइए। तो भाई साहब बौखला गए, वो चले गए कहां? बस्तर जा रहे थे। मैंने कहा कि कवर्धा की जनता ने आपको चुना है भाई, बस्तर की जनता ने नहीं चुना है। कवर्धा की जनता ने आपको अपना आशीर्वाद दिया है, वोट दिया है, तब विधायक बने हो। और आज अगर उप मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हो, गृह मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हो, तो कवर्धा की जनता के बदौलत कर रहे हो। जवाब कवर्धा की जनता के लिए आपको देना पड़ेगा कि क्या आपका जिम्मेदारी है, क्यों नहीं देते हो? कवर्धा में जो वो है, कवर्धा में जो दिन प्रतिदिन चोरी, हत्या, डकैती, लूटपाट, बलात्कार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उसके बारे में क्यों नहीं बताते? तो भाई साहब भड़क गए। क्यों? किसी की दुखती रग पे हाथ रखोगे तकलीफ तो होगी, क्योंकि वो लाइव चल रहा था, लाइव शो था, और मैं वहां पे विजय शर्मा जी के सामने ये सवाल खड़ा कर रहा था कि आप बताइए कि कवर्धा में 82 हत्याएं कैसे हो गई। मैंने कहा कि आप बताइए, आप प्रदेश के गृह मंत्री हैं, कि आपके घर के बाहर लगे बोर्ड चोरी हो जाता है, तो कानून व्यवस्था कहां है बताइए? जब स्वयं गृह मंत्री के घर के लगे बाहर बोर्ड चोरी हो सकता है, तो आम आदमी के घर में क्या होगा भाई? सांसद जी के घर में चोरी का प्रयास हो जाता है तो क्या होगा?
मैंने उन पे कवर्धा की कानून व्यवस्था के बारे में पूछ दिया तो उनका पोल ना खुल जाए, लाइव शो है, तो वो भाई साहब भड़कना शुरू कर दिए, चमकाना शुरू कर दिए कि मैं आपके सवाल का, अरे कवर्धा की जनता ने चुना है, मैंने कवर्धा की जनता के हिसाब से सवाल पूछा, भाई आपको जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं कभी तो जवाब देंगे, अगर जवाब नहीं देंगे तो यही कवर्धा की जनता आपको वापस नकार देगी अगले चुनाव में। भड़कने की जरूरत नहीं है, सवाल सहजता से सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। आप जिम्मेदार पद में हो और आप उस लायक हो, जनता ने उसके लायक आपको चुना है, तो जवाब आप नहीं दोगे तो कौन देगा? मैं दूंगा कि पूर्ववर्ती जो विधायक रहे हैं, पूर्ववर्ती जो सरकार रही है वो देंगे। अभी तो आप बैठे हो भाई, सवाल आपसे पूछा जाएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये भाई मैं आपको एक बात बताऊं, एकदम स्पष्ट बात, ये जो लोग हैं, मुझे जितना समझ आता है, ये कभी विजन की बात नहीं करेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। मैं आज यहां बैठा हूं, मैं क्या करूंगा, मैं क्या सोचता हूं, मुझे उस चीज को बताने की जरूरत है। पहले की सरकार ने क्या किया मुझे उसमें जाना नहीं चाहिए। अगर मैं वहां गया तो मेरा समय खराब है। आज बीजेपी की सरकार है, मैं बीजेपी की सरकार को आईना दिखा रहा हूं, उनसे सवाल पूछ रहा हूं, उनके नीतिगत विरोध कर रहा हूं। विचारधारा की लड़ाई भाई, मेरी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। हमने देखा है नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर है। मैं आपके शो में जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, विश्व के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर है। ये क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा मीडिया के सामने आके कि ताली बजाओ, पूरे देश ने ताली बजाया, कोरोना भाग जाएगा। लोगों ने कहा कि थाली बजाओ, पूरा देश ने थाली बजाया। लाइट बंद कर दो, पूरे देश ने लाइट बंद कर दिया। मोदी जी का स्टेटमेंट आपको याद है? पकोड़ा तलने वाला स्टेटमेंट अमित शाह का था। आज आप बताइए मेरे को, प्रदेश की राजधानी रायपुर में ट्रैफिक में क्या स्थिति है? हजारों ऑटो रिक्शा है। उन्हीं ने तो कहा था ना कि ऑटो रिक्शा चला के भी रोजगार का साधन संसाधन जुटाया जा सकता है। आज प्रदेश के अंदर में हजारों ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा जो है बेरोजगार युवा साथी जो चला रहे, शिक्षित बेरोजगार युवा साथी चला रहे। शिक्षित बेरोजगार साथी तुमड़ी ठेला मटका लगा करके अगर वो पकौड़ा तलने का काम कर रहे हैं तो ट्रैफिक व्यवस्था बंद हो रही है। अब सरकार क्या कर रहे हैं कि इनको हटा दो, इनको हटा दो। अरे पहले आपने कहा कि रोजगार जुटाओ, अब वो रोजगार में उतर गए तो वो आपके लिए ट्रैफिक व्यवस्था का सबब बन गया, तो आप उनको हटाना चाह रहे हो। मतलब आपके पास में कोई ठोस नीति नहीं है। नीतिगत बात नहीं करोगे कि आप भविष्य में काम कैसा करोगे। शिक्षित पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों के लिए आपके पास में क्या रोड मैप है, इसमें आप बात नहीं करोगे। बेहतर शिक्षा की बात आप नहीं करोगे। किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी, उसमें आप बात नहीं करोगे। गांव में साधन और संसाधन कैसे जुटेंगे, उसमें आप बात नहीं करोगे। पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया? सिर्फ दोषारोपण करना है। आपने एक मेरा वीडियो देखा होगा, मैं रात को 1:30 बजे कलेक्टर के बंगले के बाहर पहुंच गया था। क्यों? शहर में लाइट बंद थी लंबे समय से, और सिर्फ शहर में नहीं, तो मैं सिर्फ इस जिज्ञासा से वहां पे पहुंचा था रात को 1:30 बजे कि मेरे घर में अगर लाइट बंद है तो कलेक्टर के भी बंद तो होगी। कलेक्टर के घर में भी लाइट बंद होने चाहिए। कवर्धा शहर के अंदर में अगर लाइट बंद है, ग्रामीण अंचल में अगर लाइट बंद है, तो फिर कवर्धा के अधिकारियों के घर में भी लाइट बंद होनी चाहिए। मैं सिर्फ इस जिज्ञासा से उनके घर में पहुंचा, रात को देखा तो उनके घर में चमचमाता हुआ लाइट जल रहा है। मैंने कहा ये कैसे होगा भाई? ये वीआईपी फीडर कहां से आ रहा है? ये कौन है? कहां से आता है ये वीआईपी फीडर? और इनको लाइन कैसे दिया जा रहा है? जनता मालिक है। जब तक हमारे घर में लाइट नहीं आएगी तब तक आपके घर में मैं लाइट नहीं रहने दूंगा। मैंने ग्रिप निकाल के बैठ गया वहां पे। आप ट्रिप कर दी उनका? बिल्कुल, मुझे डर नहीं है किसी बात का। अंदर अंदर नहीं करवाया आपको? नहीं, कैसे अंदर करवा लेगा जी? कैसे अंदर करवा लेंगे? हमारे घर में लाइट नहीं है तो आपके घर में लाइट कैसे? इसका जवाब कौन देगा? कैसे आएगा? ये वीआईपी फीडर आता कहां से? आपके घर में कहां से लाइट आ गई? अगर आपके घर में लाइन आ रहा है तो हमको भी दिलवाइए। और जब मैं उनका ग्रिप लेके बैठा भाई साहब, जो दोपहर 3 बजे से लाइट बंद था, 3 बजे से रात को 1:30 बजे तक लाइट बंद था। मैंने जब कलेक्टर साहब के बंगले का ग्रिप निकाल के बैठा, 15 मिनट में मेरे गांव का लाइट चालू और पूरा शहर का लाइट चालू हो गया। 15 मिनट में जो ब्लैकआउट था पिछले 7-8 घंटे से, वो 15 मिनट में लाइट चालू हो गई। ये कैसे? तो मुझे तो समझ आ गया है, कलेक्टर साहब के पास में ज्यादा पावर है, ये बजरंग बली है। इनके बंगले के बाहर आके बैठने से सारी समस्या का समाधान जो है तुरंत हो जाता है।
तो मैंने कई बार वो काम किया जहां समस्या नहीं सूझ रही थी। बजरंगबली को जगाने का प्रयास किया। बजरंगबली जी को जगाने का प्रयास किया। बजरंगबली जी माने कलेक्टर साहब। रात को एक बार आकाशीय बिजली गिरने से बंदर जो है वो घायल हो गए थे। बजरंग दल के हमारे साथी जो है बंदर को लेके बैठे थे पशु चिकित्सालय के सामने, लंबे समय से बैठे थे। अधिकारियों से बातचीत करना, डॉक्टर से बातचीत करना, सतत संपर्क करने का प्रयास किया गया, किसी से कोई प्रयास नहीं हुआ। शाम 8 बजे से लेके रात को 1 बज गया था, कोई अधिकारी नहीं आए, कोई डॉक्टर नहीं आए, कोई सूद लेने वाला व्यक्ति नहीं था। अंत में थक हार के बजरंग दल के जो साथी थे उन्होंने मुझे संपर्क किया। रात को 1:45 के आसपास उन्होंने मुझे बताया। 20 मिनट के अंदर मैं वहां पहुंचा। मैंने कहा ये बंदर को उठाइए और चलिए कलेक्टर साहब के बंगले के बाहर, वहां बैठेंगे। वहां पहुंचे, 15 मिनट में अधिकारी पहुंचा। उतने देर तक कोई नहीं था भाई, फोन नहीं उठाने वाले थे। जब कलेक्टर साहब के बंगले के बाहर बैठे अधिकारी खुद आए, बंदर को उठाए, बंदर को उठा के ले जाके पशु चिकित्सालय खोल के उनको इलाज कराया गया। सेम ऐसी ही घटना गौ माता का एक्सीडेंट हो गया। किसी अनजान ट्रक वाले ने उनको ठोक के निकल गया। गांव वालों की सूचना मिली, मैं तत्काल में, अब कुछ था नहीं, लोगों ने मुझे कहा तो मैं पास के ही एक पिकअप वाला था उनको बुलवाया, अपने साथियों को बुलवाया और 12-15 लोग हम लोग निकल गए। हरिन छपरा के पास की घटना थी। 2 गौ माता का एक्सीडेंट हुआ था, दोनों को हमने पिकअप में डाल के हॉस्पिटल पहुंचे। करीब 11 बजे के आसपास की यह घटना थी। 11 बजे हम लोग कवर्धा पहुंचे। डॉक्टर से बात हो रहा है, बोल रहे भैया मैं आ रहा हूं। वहां के जो कर्मचारी हैं उनसे बात हो रहा है, भैया मैं आ रहा हूं। 2 मिनट बाद मोबाइल बंद। मैंने एसडीएम साहब को बताया, इनके जो डीडीए होते हैं उनको डिप्टी डायरेक्टर होते हैं उनको मैंने बताया, किसी का कोई फोन नहीं। अब क्या करें? ऐसे तैसे आपको बताऊं, मेरे आंख से आंसू निकल गया था। आंख से आंसू निकल गया था कि इलाज के अभाव में एक गौ माता ने दम तोड़ दी, दम तोड़ दिए। मेरा दिमाग इतना खराब हुआ, मैं गुस्से से इतना आग बबूला हो गया था उस समय। वहीं पे गौ माता का गोबर पड़ा था और माननीय मुख्यमंत्री जी का पोस्टर था, उस पोस्टर में गोबर उठा के उनके मुंह में पोत दिया। मैं बोला मुख्यमंत्री जी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा है, तो मैं गोबर से, गाय के गोबर से इनके मुंह में लगा देता हूं, शायद इनको सद्बुद्धि आ जाए। तो उनके लिए जो है इमरजेंसी सुविधा, अगर आपके लिए इमरजेंसी सुविधाएं हैं तो फिर गौ माता के लिए क्यों नहीं है? जिस गौ का नाम लेके आप काम कर, सत्ता में आए हो, सरकार में आए हो, आज वही गौ माता को छोड़ दिए हो आप लोग मरने के लिए तड़प तड़प कर सड़क में। कांग्रेस की सरकार थी तो गोधन न्याय योजना लागू करके माननीय भूपेश बघेल जी ने हर ग्राम में, हर ग्राम पंचायत में गौठान बनाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था। मैं बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं बता रहा हूं, लेकिन यह जनता इस बात को स्वीकारती है कि वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि गौ माता को बैठने, चारा और पानी की व्यवस्था जो है गांव में किया गया था। आवारा मवेशी जो है वो सड़क में नहीं बैठते थे। सरकारी भूमि का भी संरक्षण हुआ, सरकारी भूमियों का संरक्षण हुआ, अवैध कब्जा जो है वो हटाए गए। आपने क्यों नहीं किया? मैं ये कहता हूं कि आप उसमें एक्स्ट्रा पैसा मत लगाओ, लेकिन जिस भूमि को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने संरक्षित किया था, जहां पे पानी पीने के लिए कोटना और चारा की व्यवस्था कराया था, टीन से बैठने की छाए की व्यवस्था उनके द्वारा कराया गया था, उसी को संचालित कर लेते। उसको भी संरक्षित आपने नहीं किया। सरकार का पैसा लगा है भाई, और सरकार का पैसा कौन देता है? पैसा जनता का पैसा है। सरकार किसी की भी हो, अपने घर से उनके घर में पैसे के पेड़ नहीं होते, तोड़ के नहीं लाते हैं पैसा। जनता के टैक्स के पैसे लगे हुए हैं ऑलरेडी उस गौठानों में, क्यों नहीं उस गौठान को आगे बढ़ाया गया? हजारों गाय जो है रोड में एक्सीडेंट की शिकार हो रही है और दम तोड़ रही है, और जिम्मेदार जो है वो मस्त बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है उनको। मुख्यमंत्री जी के मुंह में जब मैंने पोस्टर में गोबर पोता, तब जाके तत्काल में कलेक्टर साहब ने आदेश जारी किया दूसरे दिन, जब उनको प्रेशर पड़ा। तो ये चीजें आपको क्यों नहीं दिखाई देती? मैं ये कह रहा हूं, हर चीजों के लिए तुकाराम को क्यों विरोध करना पड़ता है, या हर चीजों के लिए कांग्रेस के या अन्य किसी साथियों को क्यों विरोध करना पड़ रहा है? और अगर कोई व्यक्ति कर रहा है सही चीज को आपको दिखा रहे तो उसको स्वीकार करना चाहिए। कोई तो है, मैं विपक्ष हूं भाई, मैं दुश्मन नहीं हूं। आपकी अच्छी और बुरी चीजों को हो सकता है आप नहीं देख पा रहे हो, आपके चश्मे में सिर्फ
अच्छी चीजें दिखाई दे रही हो, विकास की चीजें दिखाई दे रही हो, धरातल की वास्तविक गड्ढे अगर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैं उन गड्ढों को दिखा रहा हूं, उसको आप काम कर लो, उस पर काम कर लो, तो उस पर भी काम नहीं करना है। नहीं ठीक है, विजय शर्मा जी के साथ भी एग्रेशन हुआ, आप उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं, सीएम को टारगेट कर रहे हैं। कवर्धा में पंडरिया सीट भी है, विजय शर्मा के साथ एकदम एग्रेशन, उनको टारगेट भी कर रहे हो। दूसरी तरफ भावना वोरा, उनके साथ सॉफ्ट राजनीति, नहीं सरेंडर, नहीं, आप बिल्कुल कहां नहीं। उनका विरोध करते बिल्कुल हुए नहीं, मैंने नहीं गलत। देखा। आप भाई साहब देखिए, मैं आपको इस बात को कह रहा हूं, सरेंडर जैसी जो चीजें हैं, ये अपने शब्द आप वापस ले लीजिए। सरेंडर जैसी चीज मेरी डिक्शनरी में कभी नहीं है। मैं ना किसी के अभाव में, ना किसी के प्रभाव में तो राजनीति नहीं करता मैं। मुझे अगर जेल जाना पड़े तो जाऊंगा। आपने अगर देखा हो तो मैं आपको बता दूं, जो जितने भी मैंने सोसाइटी के मुद्दे जो उठाए थे, किसानों के मुद्दे जो उठाए थे, सर्वाधिक मामला जो था वो पंडरिया विधानसभा का उठाया था। वो विधायक है भाई, आप मंत्री हो, आप सरकार में हो, तो जवाब तो आपसे मांगा जाएगा ना। विधायक थोड़ी जवाब देंगे भाई, मंत्री जवाब देगा। आप जिम्मेदार पद में बैठे हो, मान लिया वो विधायक है, और आपको अगर कुछ नहीं मिल रहा है, तुकाराम को अगर तोड़ना है, तुकाराम को बदनाम करना है, आपने ठान लिया है कि तुकाराम को बदनाम करना है, तो इस तरीके की बातें जैसे आप कर रहे हैं, हो सकता है ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आपको दिया गया हो कि आप ये सवाल तुकाराम से पूछें। मेरे ऊपर कई सारे पोस्टर्स लगते हैं, लेकिन समय में पोस्टर के जवाब भी मिल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, कई बार आपने BJP कहती है, आपने ये कहा, हाँ। ये मैं मेरे मन में जो बातें आ रही है, ये बीजेपी का सवाल है, आपका सवाल नहीं हो सकता है। वेट मैं भावना वोरा के सामने सरेंडर लगा रहे हैं, तो मैं भी क्लियरेंस दे देता हूं, क्लैरिफिकेशन सुन लीजिए। इससे पहले कि आप पॉडकास्ट देखें, जहां पे मैंने प्रशासनिक आतंकवाद का क्वेश्चन उठाया था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी को, बिल्कुल, तो उस समय क्या आपने दिया था मेरे को क्वेश्चन, या कांग्रेस पार्टी ने दिया था? नहीं, फिर लेकिन ये आप मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये जो दिख व्यक्तिगत रहा मेरे है, ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप। जो दिखता है वो बिकता है। नहीं, लोगों को क्या दिख रहा है? आप एक तुकाराम चंद्रवंशी विजय शर्मा को ही टारगेट कर रहे हैं। इनके फॉलोअर्स तो कवर्धा पंडरिया दोनों जगह में हैं। ठीक है, विजय शर्मा मंत्री है, लेकिन आने वाले दिनों में पंडरिया की भी तो लोग यही सोच रहे हैं ना कि तुकाराम कब यहाँ पे विधायक को टारगेट करेंगे, ताकि कांग्रेस के लोगों में वो प्रतिनिधित्व की शक्ति बने, और वो आपकी तरफ देखे। कहाँ है वहां पे पंडरिया में? मैं ये कह रहा हूं, मैं पंडरिया और कवर्धा जैसी कोई बात ही नहीं है। पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी किस व्यक्ति के पास में है भाई? ठीक सवाल है, किससे पूछूं? भावना वोरा जी के पास में है? भावना वोरा जी के पास में आपसे पूछना चाह रहा हूं। ठीक है, मंत्री है, मंत्री जिम्मेदारी है। किनके पास में, किनको काम करना चाहिए? अगर वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो सवाल तो उन्हीं से ही तो पूछा जाएगा, कि आपसे रोहित सोनी जी से पूछा जाएगा, तुकाराम जी से पूछा जाएगा। आप तो नहीं हो जिम्मेदार, तो मैं आपसे सवाल तो पूछ नहीं सकता। जिम्मेदार विजय शर्मा जी हैं, पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय। नाम भी तो आना चाहिए ना, भावना वोरा बिल्कुल का आता नाम है, सामने होना चाहिए। बिल्कुल आता है। कई एक वीडियो उठाकर देख लीजिए, मैं आपको विजुअल दिखा दूंगा कि भावना वोहरा जी के और कार्यालय के सामने का सड़क का वीडियो है मेरे पास में, जिसमें मैं नाम लेके इस बात को बोल रहा हूं। और जितने भी मेरे मुद्दे हैं, जितना भी मामला है, उसका 60% जो मुद्दा उठाया है वो पंडरिया विधानसभा का मैंने उठाया है। यह आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है और निराधार है कि तुकाराम चंद्रवंशी सिर्फ कवर्धा का मामला और विजय शर्मा को टारगेट कर रहे हैं। मैं अगर सरकार से सवाल पूछ रहा हूं तो उस सरकार के हिस्सा भावना वोहरा जी भी है, उस सरकार के हिस्सा संतोष पांडे जी भी है। मैं अगर कवर्धा के लिए कर रहा हूं तो 2 सीट है, कवर्धा और पंडरिया। आपकी नजर किस पर है? भाई देखिए, मामला ऐसा है, हर एक इंसान के अंदर में किसी पद में जाने की इच्छा तो रहती है, और वो लोकतांत्रिक अधिकार है, मेरा भी है। लेकिन मैं इसको पूरी तरीके से पार्टी संगठन के ऊपर छोड़ दिया हूं। जिस दिन लगेगा कि पार्टी संगठन को यह पद या ये दायित्व जो है, जिम्मेदारी जो है तुकाराम चंद्रवंशी को दिया जाना चाहिए, और जिस दिन वो मुझे देंगे, मुझे सहर्ष स्वीकार है। लेकिन कांग्रेस के लिए यह भी देखा जाता है कि कांग्रेस अपने डिसीजन के लिए बहुत ज्यादा लोग उसे कोसते भी हैं, कि जहां पे जिसको मिलनी चाहिए दायित्व, उसके लिए कांग्रेस कभी भी सामने आकर के उसका साथ नहीं देती है। अच्छे से पहले भी विधानसभा चुनाव में इसलिए कांग्रेस की हार भी देखी गई है कि किसी का लव्ड वंस होना, किसी फलाने नेता का ये खास आदमी है तो इसको दे दो, तो उसके कारण कहीं ना कहीं लोगों का प्रतिनिधित्व तो खो जाता है और फिर लोग भ्रमित हो जाते हैं, कांग्रेस वहां से हार जाती है। तो कहीं कवर्धा में
ऐसा कई बार शिकार हुए हैं, तो कहीं आप तो शिकार नहीं हो जाओगे? नहीं, देखिए क्या होता है, राजनीति है। पार्टी संगठन अगर किसी को तय करते हैं तो बहुत कुछ चीजों को सोच के करते होंगे। अगर उनको लगता है कि मैं इस पद को संभालने के लायक नहीं हूं, किसी भी छोटी छोटी पहलू को मैं लेके कह रहा हूं, तो हो सकता है मेरा नाम कट जाए, मेरे से बेहतर या कोई बड़ा चेहरा हो, या किसी भी मामले में अगर उनको राजनीतिक लाभ अगर किसी जगह में दिख रहा है कि तुकाराम को बैठा के अगर हम इनको आगे बढ़ा दें, तो ऐसा किया जाता है। और ये सिर्फ कांग्रेस के अंदर में नहीं है भाई, ये हर पार्टी के अंदर में है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में नहीं है क्या? अगर ऐसा नहीं था तो सरोज पांडे जी को कोरबा लोकसभा क्यों लड़ाया गया? राजनांदगांव से, दुर्ग से हटाए ना उनको, तो वो जीत गए क्या चुनाव? क्या ये भारतीय जनता पार्टी का सही निर्णय था? जीत गई चुनाव वो वहां जाके? ऐसा नहीं है। ये आरोप भी सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, ये सभी पार्टियों के लिए है। और ये संगठन जो तय करे, बड़े बड़े लोग हैं, शीर्ष नेतृत्व है, उनका अपना सोचने समझने की शक्ति अलग है, तो वो अपने उन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजों को करते हैं। आपके ऊपर एफआईआर भी हुई महिला के साथ छेड़छाड़, रोड को उखाड़ने के मामले में। यहां तक कि एक मामले में एसपी धर्मेंद्र सिंह ने यहां तक कह दिया कि कोई नेता है जो अपनी नेतागिरी चमका रहा है, इसीलिए बैजनपुर में मूर्ति के साथ जो घटना हुई उसमें कोई भी ऐसी सच्चाई नहीं थी, ऐसा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा था। देखिए, मैं पहले आपके मूर्ति की बात पर जवाब देता हूं, फिर अपन एफआईआर में आएंगे। लगातार आप देख रहे हैं कि वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जो है वो आवाज उठाते रहा हूं। मैंने उस दिन भी, मुझे इस बात की जानकारी हुई, हमारा एक गांव का साथी है, उन्होंने मुझे फोन पर यह सूचना दिया कि बैजलपुर में जो है महाशिवरात्रि की रात, जिस दिन पूरा भारत देश शिव जी की भक्ति में लीन था, उस रात्रि को, महाशिवरात्रि की रात को नंदी महाराज की मूर्ति को खंडित कर दिया गया। अब उसकी पुख्ता प्रमाण मेरे पास आने के बाद में, फोटोज आने के बाद में, गांव वालों से बातचीत होने के बाद में, मैंने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया कि बैजलपुर में इस तरीके का घटना हुआ है। मैंने उसमें यह नहीं कहा कि यह घटना को किसने अंजाम दिया है और क्यों अंजाम दिया है। मैं सिर्फ जानकारी देने के लिए कि यह घटना घटित हुई है, मैंने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। एसपी साहब ने तुरंत उस प्रेस विज्ञप्ति का खंडन किया। फेक न्यूज बता के उन्होंने विज्ञप्ति का खंडन किया, और प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए उन्होंने पंचायत में जो पंचनामा बनाया गया था, उस पंचनामा का लेटर उन्होंने मीडिया के साथियों को दिया कि ये गांव वालों ने पंचनामा बनाया है, इस तरीके की कोई घटना नहीं घटित हुई है। वो पंचनामा मेरे पास है, मैं उपलब्ध करा दूंगा। उस पंचनामा में इस बात का स्वीकार्यता है कि वहां पे नंदी महाराज की मूर्ति खंडित किया गया है। मूर्ति खंडित हुआ है। किसने किया है, क्या किया है, यह मैंने विज्ञप्ति में नहीं कहा था। अब उसको, उस घटना को अगर आपको दबाना है तो कैसे दबा रहे हैं? एसपी साहब मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं कि बच्चों के क्रिकेट खेलने से वो मूर्ति खंडित हुई है। तो मैंने उन मीडिया में बाइट देते हुए, मैं गांव में गया, गांव के लोगों को इकट्ठा किया और मीडिया के सामने मैंने बाइट देते हुए कहा कि मैं एसपी साहब को चुनौती देता हूं कि लगातार बचे हुए भाजपा शासनकाल के, बचे हुए कार्यकाल के 3 साल, ढाई साल लगातार आकर वो इस मूर्ति को उसी बॉल, टेनिस के बॉल से या प्लास्टिक के बैट से मार मार के मेरे को तोड़ के दिखा दे। मैंने कहा यह पूरी तरीके से अज्ञानतावश बात उनके द्वारा कहा गया है। यह बात पूरी तरीके से उस घटना को दबाने की साजिश थी। नहीं तो वहां जहां मूर्ति स्थापित था, वहां से 20 मीटर के अंदर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे को नहीं देखा गया। गांव के लोगों ने कहा कि हम करीब करीब, जब से हमारे गांव में स्टेडियम बने तब से लेके आज तक कभी इस मैदान में बच्चों को क्रिकेट खेलते नहीं देखा है। जहां पे मूर्ति स्थापित है उसके आजू बाजू के घर के लोग, जो चरवाहे हैं, जो वहां पे रोज दिया बत्ती करते थे, वो लोग तक बोलते हैं कि हमने कभी नहीं देखा है। तो ये पूरी तरीके से घटना को दबाने की ये सोची समझी साजिश है। भाई देखिए, कवर्धा में जो लोग हिंदुत्व का चोला पहन के बैठे हैं, ये इच्छाधारी हिंदू हैं।
जिस दिन उनको चुनाव जीतने की बारी आएगी या चुनाव में हिंदुत्व का कार्ड खेलना हो, तब ये हिंदू मुसलमान सामने आएगा। कवर्धा में सुधा वाटिका में मूर्ति खंडित हो जाता है, एक शब्द कोई बयान नहीं किसी भी बीजेपी के नेता का। अंधियारखोर में ठाकुर देव की मूर्ति को फेंक दिया जाता है, एक शब्द कोई बयान नहीं। और तो और विजय शर्मा जी के घर के सामने हनुमान जी की मूर्ति को और शनि महाराज की मूर्ति को तालाब में फेंक दिया जाता है। कामठी का एक कांड आपने सुना होगा, लंबे समय से कामठी विवाद चल रहा है। 2 दिन पहले हनुमान जी की मूर्ति में जो चोला चढ़ा रहता है, कपड़े से जो ढका रहता है, उस कपड़े को उतारकर जलाने की घटना हुई है अभी 2 दिन पहले। कार्रवाई भी हुई होगी। कार्रवाई बताए ना भाई, क्या कार्रवाई हुई? सार्वजनिक करे और पकड़ा कौन जाता है ये मूर्ति खंडित करने वाले मामले में? मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति। सेकंड क्वेश्चन था कि एफआईआर आपके ऊपर 2 है, एक तो महिला के साथ छेड़छाड़, दूसरा रोड उखाड़ने की। देखिए मैं बताऊं आपको, कवर्धा जिले में भ्रष्टाचार चरम पर है। जिस जनमन योजना की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना जनमन योजना है। वनांचल में बैगा आदिवासियों को हर प्रकार की सुविधा, चाहे वो पेयजल की व्यवस्था हो, आवागमन की व्यवस्था हो, स्कूल की हो, हर प्रकार की सुविधा उनको देने के लिए जनमन योजना लागू की गई है। अरबों खरबों की पैकेज जो है जनमन योजना के अंतर्गत आ रहा है। सड़क बनाने ये जाते हैं तो मोटा कमीशन इनसे पहले ले लिया जाता है अधिकारी और नेताओं के द्वारा। ठेकेदार, अब उनको अपनी कमाई भी निकालनी है, तो ठेकेदार क्या कर रहे हैं, जो सड़क बन चुका है उसका भी प्रमाण है मेरे पास में। जो बात मैं कह रहा हूं, जिस सड़क का निर्माण 9 महीने पहले हो चुका है, वो सड़क हाथ से कैसे उखड़ेगा मेरे को बताइए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं। नहीं, जो लोगों की मैं पूछ रहा हूं, लोगों की एंग्जाइटी है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ। जिस सड़क को बने 9 महीने बीत चुके हों, वो सड़क हाथ से कैसे उखाड़ा जा सकता है? मैं इसका प्रमाण दूंगा। जो विभाग है पीएमजीएसवाई, उन्होंने ये कहा है कि यह सड़क 9 महीने पहले पूर्ण कर लिए गए, बोर्ड लगाए हैं भाई, ठीक बात है। बाकायदा बोर्ड लगाया है। उसके बावजूद अगर उस सड़क को हाथ से उखाड़ा जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि तुकाराम चंद्रवंशी ने वो सड़क कुदाल से खोद के उखाड़ा है। हाँ, सब्बल से ऐसा भाई, कुदाल से एंग्जाइटी हुई है। कोई- लाखों लोगों ने देखा आपका वो वीडियो। कोई एक आदमी ये प्रमाण मुझे दिखा दे कि तुकाराम चंद्रवंशी के हाथ में कोई धारदार चीजें या मजबूत चीजें, लोहे से बनी ऐसा या बताया लकड़ी का गया। कोई भी चीज तुकाराम चंद्रवंशी के हाथ में हो और वो उखाड़ा गया हो। ऐसा बताया गया। अब लोगों ने तो देखा आप भाई क्या देखिए- हाथ से उखाड़ रहे हो, लेकिन जब अधिकारियों ने जांच की तो ऐसा बताया गया कि सब्बल से उखाड़ करके फिर उसके बाद में हाथ से उखाड़ने का प्रयास है। तो रियलिटी क्या है? क्योंकि उसके बाद आपकी सच्चाई जो है पॉडकास्ट के माध्यम से जानी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने उनके गुणवत्ता पे सवाल उठाए थे। गुणवत्ता पे सवाल उठा तो रडार में कौन आएगा? इंजीनियर और एसडीओ, ठेकेदार, ई। तो उनको अब बचने के लिए क्या करना है? मैंने वीडियो बनाया, वीडियो वायरल हो गया। सड़क में हाथ से सड़क उखड़ जा रही है। हाथ से सड़क उखड़ना मतलब किसी अधिकारी की कितनी बड़ी बात है। मेरा एक वीडियो से जांच टीम रायपुर से गठित होकर कवर्धा पहुंच जाता है। और जब मेरे वीडियो बनाने से जांच टीम रायपुर से कवर्धा पहुंच जाता है, तो जब जांच दल जांच करने जाते हैं मौके में, वहां मुझे नहीं बुलाया जाता। क्यों नहीं बुलाया जाता है? मेरे वीडियो बनाने से तो आपने जांच करने पहुंचे हैं, तो उस जगह में शिकायतकर्ता के रूप में मुझे सामने खड़ा करना चाहिए था। क्यों नहीं खड़ा किया भाई? मेरे सामने उस सड़क की जांच क्यों नहीं हुई गुणवत्ता की? आपने लिखित रूप से शिकायत की थी? लिखित नहीं किया था, मैंने खाली वीडियो बनाया था। अब वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो के आधार पर जब मैं कोई लिखित शिकायत नहीं किया हूं, तो फिर जांच दल कैसे पहुंच गया कवर्धा? कैसे पहुंच गया? नहीं पहुंचना चाहिए। और जब जांच दल पहुंचा तो मुझे सामने बुलाओ, और नहीं बुला रहे हो मेरे बिना, अगर आपने शिकायत की जांच कर लिए, तो क्या आपने जांच किया है उसका मानक रिपोर्ट आप सार्वजनिक करो। नहीं किए। क्यों नहीं किए भाई? क्या मानसिकता थी आपकी? क्या चोरी थी जिसको आप छुपाना चाहते थे? आपको लेना चाहिए था ना वो रिपोर्ट। अरे दे नहीं रहे भाई, मांग रहे तो दे नहीं रहे। अच्छा, अगर वो रिपोर्ट सामने आई तो आप सच्चाई सामने ले आओगे? अरे मैं तो कहता हूं, आप अगर ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट मानक है, उन्होंने मानक बनाया कि रिपोर्ट पूरी तरीके से मानक है, तो मानक है तो मैंने कहा मानक का रिपोर्ट सार्वजनिक कर दीजिए। ये सड़क पूरी तरीके से मानक है, मानक का रिपोर्ट सार्वजनिक कर दीजिए। और नहीं तो उस मानक रिपोर्ट को मैं चैलेंज करता हूं, आप थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करा दीजिए।
आज आपके सामने कह रहा हूं। और एक नहीं, मैंने उसके बाद लगातार जो पीएम जनमन के अंतर्गत होने वाले जो सड़क थे, सारे सड़कों पे सवाल उठाए। 73 सड़क का काम चल रहा था, 73 के 73 सड़क से सिर्फ एक वीडियो से, जो इनका पीएमजीएसवाई का लैब यूनिट वैन होता है, वो पूरे प्रदेश का लैब यूनिट वैन जो है वो कवर्धा पहुंच जाता है, अब वहां पे जांच करने लग जाते हैं। और 73 के 73 सड़क को पाक साफ बताया जाता है, पूरी तरीके से वो सड़क को मानक बताया जाता है। मानक अगर है तो मैं तो कहता हूं एक बार एस्टीमेट लेके बैठ जाते हैं, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करा देते हैं, मेरे सामने करा लीजिए। जिस इंजीनियर से कराना है, जहां के इंजीनियर से, तकनीकी आदमी से कराना है, आप करवा लीजिए मेरे सामने, लेकिन मैं सामने रहूंगा, मेरे सामने जांच होगी। 9 महीने पहले जिस सड़क को बनाया जा सकता है, क्या उस सड़क को गैती से उखाड़ा जा सकता है? ये और बड़ा सवाल है। गैती से उखाड़ा, और इतना बड़ा बड़ा स्लैब, 10-10 फीट 15-15 फीट का स्लैब उखाड़ा जा सकता है? मैं तो चैलेंज करता हूं, 9 महीने पहले कांग्रेस सरकार की बनी कोई भी सड़क को आप 12 फीट 15 फीट का स्लैब उखाड़ के दिखा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और उनके नेताओं को और अधिकारियों को चैलेंज करता हूं। वो अधिकारी जो मानक रिपोर्ट बनाए थे, यहां के जो कटारे ENCN चीफ है, आज आपकी जानकारी में होगा, वो आदमी फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी लगाए। तो भाजपा की सरकार में केवल बेईमान, चोर, लुटेरे, ऐसे लोगों को इनाम ही दिया जाता है। अब FIR उसमें मेरे खिलाफ कि तुकाराम ने सड़क तोड़ा। FIR कैसे, किन धाराओं में? नक्सली जो ID लगा के सड़क बम ब्लास्ट करके उड़ाते थे, उन धाराओं में मेरे खिलाफ में FIR किया गया है। तो छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है भाई, कि तोर सन नहीं लड़ सकूं, तोर पेट के नो नहीं बाबू सन लड़ूं। सेम वही घटना हुई मेरे साथ में, कि अब मेरे जो सवाल उठा रहे, मैं जो सवाल उठा रहा था, या जो लोगों के सामने जो मुद्दे उठा रहा था, जनहित के मुद्दे, डायरेक्ट गांव का मुद्दा था, वो लोगों के सामने लेके आ रहा था। पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। एक एक वीडियो के करोड़ों व्यूज है, करोड़ों में व्यूज है। इनके पेट में दर्द होने लगा, हमारी पोल पट्टी खुल रही है, हमारी सच्चाई, जमीनी सच्चाई बाहर निकल रही है। तो अब वो क्या करे? बीजेपी सरकार ने इस 2.5 साल में ऐसा कोई हथकंडा नहीं छोड़ा है मुझे तोड़ने के लिए, मुझे झुकाने के लिए। लेकिन अंतिम हथकंडा क्या होता है आदमी का? चरित्र का हनन करना। और जो महिला की छेड़खानी की बात जो कर रहे हैं, उस महिला को भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहरा बना करके मेरे चरित्र हनन करने का प्रयास किया गया था। 24 घंटा नहीं बीता भाई, वो महिला आके FIR वापस लेके गई है। अच्छा, 24 घंटा। सिर्फ एक FIR नहीं था, उसके बाद एक सतनामी समाज के जो साथी है, उसने उनके द्वारा दबाव पूर्वक बोला कि मुझे दबाव पूर्वक FIR कराया गया। रिटर्न में पुलिस अधीक्षक के सामने उसने आवेदन देके अपनी शिकायत वापस लिया है। और वो गुड़ फैक्ट्री वाला वही बात बता रहा हूं, जिसने ये कहा कि सतनामी समाज के युवक के साथ में जातिगत गाली गलौज किया है, एक महिला के साथ में छेड़खानी किया है। तो मैंने कहा अगर महिला के साथ में छेड़खानी किया है तो उसकी गुड़ फैक्ट्री में चारों तरफ CCTV से लैस है, एक विजुअल दिखा दे मुझे कि मैंने किसी के साथ बदतमीजी किया है वहां पे, या किसी के साथ में गलत तरीके से। मेरे आपके संबंध है, मैं आपका रिश्तेदार, मैं आपके घर नहीं जा सकता, आपके कामकाज में नहीं जा सकता। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोची समझी साजिश थी। वो अंतिम रूप में हथकंडा अपना के तुकाराम को झुकाने का प्रयास कर चुके हैं। नहीं, आप इतना लड़ रहे हो, बयार निकाल रहे हो घोटालों की, कांग्रेस वहां पे कितनी मजबूत हुई है? आभास तो होता होगा बिल्कुल अपने मजबूत है, कार्यकर्ताओं से। बिल्कुल मजबूत है। लगातार जो है कांग्रेस संगठन जो है गांव गांव में, अभी संगठन सृजन हमारा जो चल रहा है, संगठन सृजन से हमने गांव गांव में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, शीर्ष नेताओं के मार्गदर्शन में हमारे जो जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल की जो कमिटियां हैं, बूथ कमिटी बनाने का काम कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता हैं। गांव गांव से लोग विषय को उठा रहे हैं, जनहित के मामले उठा रहे हैं। बता दीजिए, आप देख लीजिए, ऐसा कोई दिन नहीं है कि कवर्धा में किसी न किसी बात को लेके कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता विरोध ना कर रहा हो। रोज किसी न किसी मामले में। अरे इनके गलतियां इतनी है, इनकी चोरी इतनी है, मुझे इसको बोलने बताने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पर है भाई, चलिए मैं चरम पर एक सवाल पूछता हूं।
आपने आदिवासियों के लिए क्या किया? क्योंकि कवर्धा, आपकी सरकार ने कवर्धा भी जो है वन भूमियों से पूरा घिरा हुआ है। आपकी सरकार ने आदिवासियों के लिए उस समय क्या किया? देखिए भाई, मैं आपको एकदम साफ इस बात को बता दूं, सर्वाधिक वन अधिकार पट्टा अगर देने का काम या उन वनवासियों को उनका हक और अधिकार देने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में सर्वाधिक वन अधिकार पट्टा बांटने का काम जो है। ओके, तो नक्सलिज्म अभी खत्म किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, दोनों इंटररिलेटेड है, दोनों इंटररिलेटेड है कि एक तरफ वन भूमि होना और आदिवासी जो नक्सलिज्म से बहुत ज्यादा त्रस्त थे, तो नक्सलिज्म को अभी खत्म करना, तो ये आप दोनों को एक साथ कैसे देखते हैं? मैं बता रहा हूं आपको, आप इस बात को समझना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अहम भूमिका है। मैं जो बात बता रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, आज ये बहुत बड़ा खुलासा है जो मैं कर रहा हूं। आपको याद होगा, जीवन ठाकुर चारामा का एक व्यक्ति था, नाम सुना होगा आपने, जनपद पंचायत के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था, कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं था, वो निर्दलीय चुनाव लड़के जनपद अध्यक्ष बने थे। उनके जो लोकल संगठन थे उसके तहत में उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, चुनाव जीतने के बाद में वो जनपद अध्यक्ष बने। उन्होंने इस बात को लेकर आवाज उठाया कि वन अधिकार पट्टा जो मुझे दिया गया है, ये सरकार के द्वारा वन अधिकार पट्टा दिया गया है, लेकिन ये वन अधिकार पट्टा का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड रूम से गायब है, रिकॉर्ड रूम से गायब है। और ऐसे ही नहीं, पूरे प्रदेश भर में जितने भी वन अधिकार पट्टा दिए गए थे वो छत्तीसगढ़ के यहां जो रिकॉर्ड रूम है राजधानी में, उस रिकॉर्ड रूम से सारे दस्तावेज गायब हैं। जीवन ठाकुर के ऊपर में फर्जी एफआईआर किया गया है कि तुमने फर्जी पट्टा धारक बन के उस पट्टे से लाभ ले रहे थे, और उनको इतना प्रताड़ित किया गया, उनको जेल भेजा गया। जेल में उनके साथ में इतनी मारपीट हुई, इतनी जाति किया गया, 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, अंत में उस आदमी ने अपने प्राण त्याग दिए जेल में। ये सोची समझी हत्या है जीवन ठाकुर की, और ये केवल एकमात्र जीवन ठाकुर का हत्या नहीं है, उन तमाम आदिवासियों का हत्या है जिनके हक और अधिकार के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, अपने जल जंगल जमीन के लिए लोग लड़ रहे हैं। मैं आपको ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समाप्त होने की तारीख पहले ही तय कर दिया गया था कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समाप्त किया जाएगा। ये नक्सलवाद को समाप्त करने की तारीख नहीं थी, ये छत्तीसगढ़ के गोद में, छत्तीसगढ़ की जंगलों में जो भूमिगत खजाने हैं उसको लूटाने के लिए अंबानी और अडानियों के साथ में वो सिग्नेचर ही था, वो तारीख तय किए थे। ये कारण आपको बता रहा हूं, हिडमा का नाम आपने सुना होगा, ऑब्वियसली दुर्दांत और कुख्यात नक्सली है वो। उस आदमी का नाम सुन के मैं कहता हूं, मेरे साथ साथ छत्तीसगढ़ और भारत देश के तमाम वो व्यक्ति हैं जिनके खून खौल उठता होगा उस व्यक्ति का नाम सुन के। बस्तर में हीरो मान रहे हैं उसको। माने हीरो बनाने वाले कौन है? ये भाजपा के लोग हैं। स्वयं गृह मंत्री विजय शर्मा जी हैं, केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं। आप एक तरफ हिडमा के घर जाते हो, उनकी मां से बात करते हो, और दूसरी तरफ हिडमा अगर इलाज कराने जाता है तो उनको हॉस्पिटल से ले जाया जाता है जंगल में, और उसके बाद उनको मार दिया जाता है। भाई आप समझना इस बात को। छत्तीसगढ़ के जितने भी नक्सली थे, छत्तीसगढ़ के लोकल जो नक्सली थे, वो सारे नक्सलियों का इनकाउंटर किया गया है, और जो अन्य प्रदेश के नक्सली थे उनको छत्तीसगढ़ में लाकर पुनर्वास नीति के तहत में उनको सरेंडर कराया गया है। ये कैसे? क्या छुपाना चाहते हो आप? जब हिडमा को मारा गया, हिडमा को अगर आपने मारा और सरकार हिडमा को मारने को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो उस हिडमा का अंतिम संस्कार जो है सरकारी पैसे से कैसे किया गया? हिडमा को बस्तर में नहीं मारा गया, कहीं भी मारे हो, अन्य प्रदेश अन्य प्रदेश में मारे वो, और अन्य प्रदेश से पूरी
सुरक्षा व्यवस्था के साथ में, छत्तीसगढ़ सरकार की सुरक्षा व्यवस्था के साथ में हिडमा के देह को बस्तर लाया गया था और पूरे सरकारी व्यवस्था के साथ में, तामझाम के साथ में, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हुए हिडमा का अंतिम संस्कार कराया गया। क्यों भाई? प्रशासन सामने है, पुलिस के आला अधिकारी सामने हैं, नेता सामने हैं, उसके बावजूद बस्तर में हिडमा के नाम से, हिडमा के समर्थक में वहां के युवा जो है डीजे में गाना बजा रहे हैं, मोबाइल में हेलोटोन रिंगटोन बजा रहे हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं। क्या कर रही है आपकी सुरक्षा एजेंसी? क्या कर रही है? क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हो भाई? यह देश की आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल है। आप एक हिडमा मार दिया, लेकिन आपके सामने हजारों हिडमा के जो औलाद है वो डीजे बजाकर रैली निकाल करके हिडमा के खिलाफ में, हिडमा के पक्ष में खड़ा होने की बात कर रहे हैं। क्या छुपाना चाह रहे हैं? सच्चाई क्या है? ये बड़ा जांच का विषय है। इसमें सरकार को नैतिकता के आधार पर मुंह खोलना चाहिए और जनता के सामने बताना चाहिए हिडमा को मारने के पीछे की साजिश क्या है। एक नाम मैं बताऊं आपको, मुझे उस व्यक्ति का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, बसवा राजू। बसवा राजू, याद होगा आपको। बसवा राजू को बस्तर में मुठभेड़ में मार दिया जाता है। हैदराबाद का हैदराबाद मतलब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट ने और मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को लिखित में इस बात को आदेशित करते हुए कहा था कि उस नक्सली के परिवार वालों, नक्सली का डेड बॉडी जो है उनके परिवार वालों को दिया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं दिया, वही जंगल में जला दिए। क्यों भाई? क्या छुपाना चाह रहे हो? क्या ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का आप पालन नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसा गंभीर विषय था? हाईकोर्ट के दो हाईकोर्ट के आदेश होने के बावजूद उनके आदेशों की अवहेलना करते हुए आपने वो बसवा राजू का डेड बॉडी जला दिया, उनके परिवार वालों को नहीं दिया। भाई मैं आपको बताऊं, भाजपा की सरकार 2898 नक्सलियों को सरेंडर, पुनर्वास के तहत में सरेंडर कराया है। उनको तत्काल में 50,000 रुपए देने हैं, उसके बाद 3 साल तक 10,000 रुपए महीना देना है, उनको 10 एकड़ जमीन देना है, उनको सरकारी नौकरी देना है। तो मैं एक आंकड़ा आप समझिए, 2898 नक्सली और उनको 10,000 रुपए महीना मतलब 1,20,000 रुपया साल का। 3 साल तक अगर वो पैसा पूरे 2898 नक्सलियों को जोड़ा जाए तो भाई 118 करोड़ रुपए होता है। 118 करोड़ रुपए लगभग। ये पैसा आपको कहीं दिखाई देता है? ये 118 करोड़ रुपए कहां है? कहीं भी बजट में प्रावधानित दिखता है? उस बात उसका कोई सबूत है किसी के पास में? सरकार इस बात को दिखा रहे हैं कहीं भी? अगर दिखा रहे हैं तो मैं भाजपा की सरकार से स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि आप एक श्वेत पत्र जारी करिए। क्यों नहीं करते हो श्वेत पत्र जारी? वो कहां है? उन नक्सलियों को आपने बुला लिया पुनर्वास के तहत में, आपने सरेंडर करा लिया। सरेंडर कराने के बाद क्या करना चाहते हो? उनके साथ भी दगाबाजी करोगे जो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में कर रहे हो। बस्तर के आदिवासियों का क्या हुआ? क्या हुआ बस्तर के आदिवासियों के साथ में? अमित शाह जी ने यह कहा था कि जो गांव नक्सल मुक्त होगा उस गांव को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। बस्तर संभाग में 1700 ग्राम पंचायत हैं। पूरे बस्तर संभाग में 1700, लगभग 1700 ग्राम पंचायत हैं और लगभग छोटे छोटे बस्ती टोला करके 8,000 गांव हैं। 8,000 गांव हैं। तो 8,000 गांव का 8,000 करोड़ रुपया कहां है? वो पैसा 8,000 करोड़ रुपया दिखा कहीं पे? अगर दिखा है तो दिखा दीजिए। और नक्सली सरेंडर हो गया, आपने जो तारीख तय की थी वो भी समाप्त हो गया, नक्सली सब सरेंडर हो गए। आप ये कह रहे हैं कि नक्सलवाद समाप्त हो गया है, तो वो पैसा अब क्यों नहीं दे रहे हो? 8,000 करोड़ रुपया आप उस गांव को 1-1 करोड़ रुपया गांव के विकास के लिए क्यों पैसा नहीं जा रहा है? कहां है वो पैसा? कब मिलेगा? पुलिस उन आदिवासियों को नक्सलियों के खिलाफ मुखबिरी करने के लिए आदिवासियों को रखा और नक्सलियों की मुखबिरी करते 1700 आदिवासी जो है
जंगल में मारे गए, बस्तर में मारे गए। क्या इनके परिवार के लिए, उन मरे हुए 1700 आदिवासियों के परिवार के लिए सरकार के पास में कोई नीति है? और नक्सलियों के मुखबिरी करने के आरोप में लगभग 4000 से अधिक आदिवासी जो है आज जेल में बंद है। जब जिन नक्सलियों की मुखबिरी, जो नक्सली थे, दुर्दांत नक्सली थे, उनको सरकार ने अगर गले लगा लिया, स्वीकार लिया, पुनर्वास उनका करा दिया, तो वो 4000 आदिवासी कब छूटेंगे जो नक्सलियों के मुखबिरी करते थे? सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे रही है। क्यों? मैं आज आपके पीएस शो के माध्यम से सरकार से बड़ा सवाल यह पूछ रहा हूं कि नक्सलियों के डर से, पुलिस वालों के डर से जो आदिवासी अपना गांव छोड़ करके पलायन किया है, उनका पुनर्वास कब होगा? उनको ग्रीन कारपेट बिछा करके उनका स्वागत कब कराया जाएगा? सरकार, ऐसे कितने आंकड़े हैं, कितने आदिवासी हैं जिन्होंने अपना जल जंगल जमीन, अपना घर परिवार, खेती बाड़ी छोड़ करके नक्सलियों की वजह से वो पलायन कर गए थे, घर छोड़ने पर मजबूर हुए थे? उनका पुनर्वास कब होगा? और उनके लिए क्या ठोस नीति है सरकार के पास में? इस बात पर कोई बात नहीं होगी। ये सुचिता नहीं है भाई उनके अंदर में, नहीं बोलेंगे इस बात को। आपने कहा कि नक्सलवाद, मैं बधाई दूंगा, मैं माला लेके जाऊंगा माला पहनाने के लिए, केंद्रीय गृह मंत्री जी को भी मैं माला पहनाऊंगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को माला पहनाऊंगा और प्रदेश के गृह मंत्री जी को भी माला पहनाऊंगा। और नहीं तो यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंबानी और अडानियों के लिए काम कर रही है, देश के उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, उनको आदिवासियों से कोई वास्ता नहीं है। भाई छत्तीसगढ़ की सरकार में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी, जो वन अधिकार पट्टा की हम बात कर रहे हैं, यह वन अधिकार पट्टा उनको, उनका अधिकार दिया गया था भूपेश बघेल जी की सरकार ने। तो आज रिकॉर्ड रूम से पूरे बस्तर के सहित राजनांदगांव और जितने भी वनांचल जिले हैं जहां पे वन भूमि है, सारे रिकॉर्ड गायब हैं। क्यों? वो मालिकाना हक था। अगर वो मालिकाना हक लोगों के साथ में है, रिकॉर्ड रूम में वो मिल जाता, तो वो जमीन सरकार इनसे हथिया नहीं सकती थी। तो क्या किया जाए? रिकॉर्ड रूम से रिकॉर्ड गायब कर दिया जाए। मैं नहीं कह रहा हूं ये, अगर उनको लग रहा है कि मैं ये बात बोल रहा हूं तो उनको लगेगा ये आरोप है। आरोप नहीं, ये तथ्य है, ये सच्चाई है, ये काला सच है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। इनके खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है। सफेद हाथी है, सफेद हाथी। बाहर भी अत्यधिक दहाड़तस, शो में भी दहाड़तस थे भाई देखो जो बात है, नहीं नहीं, अच्छा बात है, पॉडकास्ट में पूरा माहौल गरम कर दे। जेन बात है, थोड़ा से कूल करता हूं भाई। मैं रोहित भाई आपको एक बात बताओ तो, जेन बात ए मोर लहजाए सामान्य भी बात करूं तो वही तरीका से बात करूं। लोगों ने लगते कि मैं दहाड़ा था या मैं चिल्ला के बोला था, नहीं भाई मोर सामान्य लह जाए, मैं सामान्य तरीके से नहीं बढ़े भाई, मैं बीपी बढ़ाने, मोर बीपी मन के बढ़ाने वाला व्यक्ति हूं। अच्छा, नहीं तो अभी जैसे हमन एक तरफ तो देखते बहुत ज्यादा एग्रेशन, दूसरा तरफ नरम तुकाराम ला भी देखे बर मिलते, जैसे भाभी के साथ में डांस होगी तो गाना बजाना दोनों कैसे कर लेते एक साथ? एतिल बजाना एतिल डांस होते, तो दोनों कैसे संभव है? देखिए, मैं हर इंसान जिन्हें पारिवारिक जीवन में अलग है, और मतलब ये कहूँ कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग है। मैं सोचे नहीं रहा हूँ, पता है। हाँ। मैं जब अचानक से देखी, अरे बाप रे, डांस भी है। मोलाई से लगते कि मैं, आपकी शादी हो गई नहीं हुए? हाँ, हो गए। तो मैं तो कहता हूँ कि ये बार घर में अगर कोई भी आयोजन होए तो आपो भाभी साथ मंच में थिरक के देखो, उखर मजा अलग है। हाँ, परिवार के बीच में। हाँ। भाई एक मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, तो राजनीतिक व्यक्ति, हालांकि मैं पहली भी ऐसे नहीं है कि सब करते, हो सकते कोई आदमी अपन सोशल मीडिया अकाउंट में डाला थे, नहीं डाला थे, मैं अपन सोशल मीडिया अकाउंट में बोला पोस्ट कर दूं। काबर ये कि मैं अगर राजनीतिक जीवन में मैं क्या करता हूं और हर एक चीज ला लोगन देखा थे, तो लोगन ये भी देखना चाहते कि मैं व्यक्तिगत जीवन में कैसा हो, मोर व्यक्तिगत जीवन में का चला थे, जनता से मोर व्यवहार कैसे है, मैं घर परिवार में कैसे रहता हूं, अपन रिश्तेदार गांव में, घर में, परिवार में, क्षेत्र में मैं कैसे रहता हूं, हर आदमी देखना चाहते। तो मैं बोला देखा, मैं जतका ऑन स्क्रीन हो वो इसने भाई मैं अपन वास्तविक जीवन में हो, वास्तविक जीवन में हो। मोर खाए के दांत और दिखाए के दांत अलग अलग नहीं है, सब एक है। जेन है जहां जेन जगह में अग्रेशन की जरूरत है वहां अग्रेशन दिखी, और जहां नरमता से मोला कोकरो पैर छुआ में
कोई लोक लाज नहीं है। आपको याद होगा राजनांदगांव का घोटाला जब हुआ था तो द्वारिकाधीश यादव जी ने, जो कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने सवाल किया था पुलिस भर्ती मामले में, तो विजय शर्मा जी ने सदन के अंदर में लिखित में उनको जवाब दिया है और मौखिक में खड़ा होकर जवाब पढ़ते हुए कहा था कि वो जो भर्ती हुआ था उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई थी, उस त्रुटियों के आधार पर राजनांदगांव की भर्ती को निरस्त किया गया था, पुनः भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। तो दूसरा वापस से सवाल उन्होंने किया कि 129 प्रकरण बिलासपुर के पुलिस भर्ती घोटाला का अंदेशा लगाकर जो है अभ्यर्थियों ने कोर्ट में अपील किया था। तब वीएस शर्मा जी ने उनके सवाल पे जवाब देते हुए सदन में खड़ा होकर यह कहा था, लिखित में जवाब अलग है, सदन में खड़ा होकर विजय शर्मा जी ये कह रहे हैं कि 129 लोगों का जांच किया गया था जिसमें 95,000 से अधिक वीडियो देखे गए थे। मैं वीडियो दे दूंगा विजय शर्मा जी का, जो सदन में खड़ा होकर बोल रहे हैं, वीडियो प्रमाण है मेरे पास। छत्तीसगढ़ विधानसभा में खड़ा होकर जवाब दे रहे विजय शर्मा जी कि 129 प्रकरण देखे गए जिसमें 95,000 से अधिक वीडियो देखने के बाद में 129 लोगों में डिस्क्रिपेंसी पाई गई है। डिस्क्रिपेंसी मतलब विसंगतियां पाई गई है। और उसमें विजय शर्मा जी ने फिर यह कहा कि मामला जो है माननीय उच्च न्यायालय के पास में है, जब तक इसमें अंतिम निर्णय नहीं आएगा माननीय उच्च न्यायालय का भर्ती प्रक्रिया पर, तब तक के लिए रोक लगी है। और जब आपने यह कह दिया कि मामले में अंतिम निर्णय जब तक हाई कोर्ट का नहीं आएगा तब तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी है, तो अंतिम निर्णय आने के पूर्व चयन सूची कैसे जारी हो जाता है? पुलिस भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, विजय शर्मा जी ने रातों रात यह सब मामला हुआ तो हर एसपी कार्यालय में हेल्प डेस्क खोल दिया। भाई वो क्या करेंगे हेल्प डेस्क खोल के? क्या करना चाह रहे हो आप? लोगों को गुमराह करना चाह रहे हो? आपकी आवाज दबे नहीं, आपकी सामने जो है आवाज उठे नहीं, ये बताना चाह रहे हो? आपने बंगले में बुलाया पुलिस अभ्यर्थियों को, बंगले में बुलाने के बाद उन पुलिस अभ्यर्थियों के सवाल का एक भी सवाल का जवाब नहीं था माननीय गृह मंत्री जी के पास में, एक भी सवाल का। अंत में वहां भी इसी तरीके जिस तरीके से अभी कवर्धा में नाराज हुए थे, वहां भी धमकाते चमकाते हुए नजर आए थे पुलिस अभ्यर्थियों को। और वो भर्ती प्रक्रिया क्या हुआ अंतिम में? अगर आपने कहा कि कोई विसंगति नहीं है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, एक तरफ सदन के अंदर में पुलिस भर्ती में विसंगति 129 प्रकरण में 129 लोगों के नाम में विसंगति पाए जाने का पुख्ता प्रमाण विधानसभा के सवाल के जवाब में आप देते हो, और बाहर मीडिया के सामने ये कहते हो कि कोई गलती नहीं हुई है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, विजय शर्मा जी सदन के अंदर झूठ बोलते हैं कि सदन के बाहर झूठ बोलते हैं? मुझे तो यह पता चल गया कि विजय शर्मा जी लिखित में भी झूठ बोलते हैं। आपने सारे विषयों को रखा, तो करम जी अब हमारे पॉडकास्ट की एक पॉलिसी है कि सारे ऑडियंस को, कवर्धा के ऑडियंस को और जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, द पीए शो को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए अनुरोध करें और अपने स्टाइल से, वही स्टाइल से करें जैसा आपका है, वही पैटर्न से। मैं सर्वप्रथम द पीए शो के जितने भी व्यूअर्स हैं और छत्तीसगढ़ की जो आवाम है उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना पूर्वक ये कहता हूं कि द पीए शो एक ऐसा शो है जो मुखरता के साथ में जनता से जुड़ी बातों को लेकर जिम्मेदार जो लोग होते हैं उनसे सीधा सवाल करते हैं, आपके हक के लिए, आपके अधिकार के लिए। तो मैं ये चाहता हूं कि एक ऐसा शो जो छत्तीसगढ़ के हर वो व्यक्ति के मोबाइल में, हर वो व्यक्ति तक पहुंचे, तो उसके लिए द पीए शो के जो यूट्यूब चैनल हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो, चाहे वो ट्विटर पर हो, चाहे इंस्टाग्राम पर हो, चाहे वो स्नैपचैट पर हो, आप सभी इनके जो चैनल्स हैं उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनके जो वीडियोस हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उसको शेयर करें। नमस्कार। आपने इतना समय दिया, पॉडकास्ट को रोचक बनाया, सारे तथ्य सामने रखे। होपफुली ये पॉडकास्ट सभी लोग देखेंगे कवर्धा के साथ पूरे राज्य में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं लास्ट में आपको क्या कहूँगा कि ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट तो करें, लेकिन इसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में यह भी बताएं कि आपको अगला गेस्ट कौन यहाँ पर चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू।